1947 के पूर्व जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि उन राजाओं से था, उन जमींदारों से था, उन पुरोहित वर्ग से था जो व्यक्ति का शोषण करते थे, जो बंधुआ मजदूरी कराते थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से अपना गुलाम समझते थे। तो इनके हितों की रक्षा करने के लिए संविधान ने संविधान में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध एक अधिकार दिया, जिसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति का शोषण कोई कर रहा है, कोई बंधुआ मजदूरी या फिर कोई दास बना कर रख रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। और संविधान सभा का यह दायित्व था कि इनके हितों का रक्षा करें। तो आइए हम समझते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 हमारा यह कहता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए, यानी कि मानव दुर्व्यापार पे रोक लगा, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे रोक लगा। तो आर्टिकल 23 सब क्लॉज 1 में यह कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम चलते हैं आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 में। आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि राज्य यानी कि सरकार, राज्य कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर वंश के आधार पर कोई भी कार्य अधिरोपित नहीं कर सकता। यानी कि सरकार आपके ऊपर यह प्रेशर नहीं कर सकता है कि आपको यह कार्य करना अनिवार्य है। ठीक है, इसका कारण यह था कि पुरुषों और व्यक्तियों को एक बंधुआ मजदूरी से मुक्ति देना। कहीं ना कहीं अगर शासन में किसी वर्ग का वर्चस्व अधिक होगा, शासन में भागीदारी अधिक हो गया तो किसी दूसरे वर्ग का शोषण न करें, देवदासी प्रथा न हो सके। देवदासी प्रथा का मतलब ये होता है कि मंदिरों में एक लड़की को रखा जाता था उस मंदिर का साफ सफाई रख रखाव करने के लिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पुरोहित उनका शोषण करते थे, वही होता था देवदासी। यानी कि पुरोहितों की सेवा करने के लिए, मंदिरों की सेवा करने के लिए एक बालिका का शोषण होता था, वही होता था देवदासी। तो इसी प्रकार की प्रथाओं को रोकने के लिए आर्टिकल 23 में यह कहा गया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी, व्यक्ति का क्रय वस्तु की तरह क्रय विक्री पर रोक लगाना ही आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बालक, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में कोई कार्य नहीं करने दिया जाएगा अगर वह बालक 14 वर्ष से कम है। इसमें एक चीज़ और भी कहा गया है कि जहाँ पे संकटमय स्थिति है वहाँ पे भी कार्य करने से रोका जाएगा। रेलवे हो गया या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे कोई उत्पादन हो रहा है, जहाँ पे संकट की स्थिति है, वहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने नहीं दिया जाएगा। और आर्टिकल 35 जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 35 इन शोषण के विरुद्ध अधिकार के अगेंस्ट कानून बनाने की शक्ति देता है, जिसके माध्यम से बहुत से कानून बने। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कानून बने और आर्टिकल 23 और 24 में कौन कौन से छूट मिले हैं। जरा हम देखेंगे इसमें। तो इसमें जो पहला कानून बना है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1900, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम यानी उन्मूलन या निवारण अधिनियम 1956। ये आपका पहला कानून बना इस शोषण के विरुद्ध फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने के लिए। दूसरा इसमें कानून है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। देखिए एक्चुअली क्या है कि बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या है कि किसान जो होता था किसी जमींदार से उधार लेकर अपना कार्य करता था
और उसका ब्याज इतना अधिक होता था कि वो व्यक्ति अपना मूलधन और ब्याज उसको वापस नहीं कर पाता था। तो बदले में वह अपनी सेवा देता था उसके जमींदार या फिर राजा के घर पे, जिसका बदले में उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। तो यही कहते थे बंधुआ मजदूरी। तो इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध इस प्रकार से कानून लाया गया था 1976 में, जो बंधुआ मजदूरी को रोका जा सके। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठेके पे, जो टेंडर पे जो लोग काम करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आज भी वो चीज़ें विद्यमान है, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का शोषण हो रहा है, तो उसमें आता है ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। ठेका श्रमिक अधिनियम अधिनियम 1970। इसमें आप समझ सकते हैं कि आज भी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एग्रीमेंट बेस पे, संविदा पे जो श्रमिक रखे जाते हैं, जो कार्य करने वाले कर्मचारी रखे जाते हैं, उनके साथ शोषण ना हो, उनके साथ कोई कंपनी फ्रॉड ना कर दे। तो इसके लिए आपका ये कानून है ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, जो आपको आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को सुरक्षित करता है। उसमें हम आज उसके बाद आते हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसमें क्या है कि ये देखा गया है कि आप जो कार्य कर रहे हैं बदले में उसका जो प्रतिफल है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भेदभाव हो, तो उसको लेकर सुरक्षित करने के लिए कानून आया समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। उसके बाद आर्टिकल 24 में जो ये बालकों के लिए है कि आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम बालक के लिए ये प्रावधान किया गया है कि उनको परिसंकट में स्थिति में कार्य करने के लिए मनाही है, और किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में उनको नियोजित यानी फिर उनको काम देने की मनाही है। तो ये आर्टिकल 24 में दिया गया है। तो इससे संबंधित जो कुछ कानून बने हैं, वो पहला कानून है बालक नियोजन अधिनियम 1938। एक्चुअली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था कि बालक नियोजन अधिनियम 1938 बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए। उसके बाद हमारे स्वतंत्र भारत में जो पहला कानून बना कारखाना अधिनियम 1948। ये संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया था। जब ये अंतरिम सरकार के रूप में हमारा संविधान सभा कार्य कर रहा था, तो 1948 में कारखाना अधिनियम बना जो बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए। तत्पश्चात हमारे 1986 में जो हमारे देश का सबसे अच्छा कानून था बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसको 2016 में एनडीए की सरकार द्वारा कुछ संशोधन किया गया और चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कुछ कड़े प्रावधान किए गए। तो एनडीए की सरकार द्वारा जब इसमें 1 अगस्त 2016 को संशोधन किया गया, तो इसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई फर्म या फिर कोई कंपनी अगर चाइल्ड लेबर करा रही है या फिर 14 वर्ष से कम बालकों को अगर वो किसी भी प्रकार से सेवा में लगा रहा है, तो उसमें उसको 6 महीने से 3 वर्ष का सजा का प्रावधान है। और यह जो है 1 अगस्त 2016 को इसको संशोधित किया गया था। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 एनडीए की सरकार द्वारा। और इसमें 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना, 20,000 से 50,000 जुर्माना। लेकिन अगर इसमें पहला बार अपराध करने के बाद अगर दूसरी बार भी वही व्यक्ति पकड़ाता है कि चाइल्ड लेबर करा रहा है या फिर बालकों से काम करा रहा है, तो उसको दूसरी बार में न्यूनतम जो है 3 वर्ष की सज़ा, 3 वर्ष का कैद है, 3 वर्ष का, और 50,000 रुपये का जुर्माना। अब इस बाल श्रम परिषेध अधिनियम 1986 में 86 का जो 1 अगस्त 2016 को संशोधन हुआ था, तो उसका संशोधन करने का जो सबसे बड़ा दूसरा कारण था यह कि जो बालक होते हैं उनको फिल्मों में भी काम करना रहता है। घर का जो फैमिली का जो एक दुकान होता है, जैसे किराने का दुकान हो गया, घर का ही किराने का दुकान होता है, तो पिता के अनुपस्थिति में, परिवार के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में कभी कभी बालक देखता था। तो ऐसे लोगों को मतलब कि छूट देने के लिए इसमें संशोधन किया गया। तो छूट समझ लीजिए क्या क्या है। छूट यह है कि पारिवारिक कारोबार
फिल्म टेलीविज़न। पारिवारिक कारोबार इसलिए दिया गया कि परिवार में एक तरीके से मध्यम परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की एक महत्ता होती है। तो इस समस्या को देखने के लिए पारिवारिक कारोबार में बच्चों को छूट दिया गया कि ठीक है, आप अपने परिवार का जो कारोबार है उसमें अपना हाथ बटा सकते हैं। और दूसरा, फिल्म टेलीविज़न इसलिए छूट दिया गया कि अगर किसी भी प्रकार से प्रतिभा है व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर कोई प्रतिभा है, तो वो प्रतिभा कला के रूप में बाहर आना चाहिए और ऐसा कोई कानून बाधा नहीं बनना चाहिए कि जो किसी व्यक्ति की प्रतिभा को प्रतिबंधित कर सके। तो ये हो गया। उसके बाद इसी कानून के तहत एक बाल किशोर श्रमिक पुनर्वास कोष की स्थापना की गई। यानी कि एक ऐसा फंड बनाया गया जिसमें जो चाइल्ड लेबर हैं उनको मुक्ति दिया जाए और उनको अच्छे से पढ़ाया जाए, उनको एक स्किल सिखाया जाए। तो इसके लिए एक कोष का गठन किया गया जिसमें प्रतिवर्ष बजट में से सरकार के बजट में कुछ पैसे देती है और इनका टारगेट रहता है कि जो चाइल्ड लेबर है उसको मुक्ति दिलाया जाए। इसी के साथ हम अगली कड़ी में चलते हैं। अगली कड़ी में 2012 में एक कैलाश सत्यार्थी जो हैं, 2012 में कैलाश सत्यार्थी जिसमें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला, वो भारत के हैं। इनका एक आंदोलन चला था, बचपन बचाओ आंदोलन। और इन्होंने लगभग 10,000 बालकों को जो भट्ठों पे और कारखानों में कार्य करते हैं उनको मुक्ति दिलाया। इसलिए उनको 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे महापुरुष देश में रहते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच। अपना ओपिनियन कमेंट ज़रूर बताएं। आप किस मटेरियल पे, किस कंटेंट पे आपका वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।